तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आज हम लोग पहुंच गए हैं। परफेक्शन आईएएस का ये करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम 9 में है। वॉल्यूम 9 का ये हमारा दूसरे दिन का डिस्कशन है। पहले दिन के डिस्कशन में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बिहार के टॉपिक्स जो थे उसको समाप्त किया था। आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रीय, और कोशिश करेंगे आज ही इसे समाप्त कर दे। 2 या 3 वीडियो में आपको समाप्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी पीछे का करंट अफेयर्स के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय, ठीक है। जो पहला जो टॉपिक जो निकल कर आ रहा है, अमरावती में स्थापित होगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान परीक्षण स्कूल, ठीक है। तो अमरावती कहाँ पर था आप लोग जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में अमरावती है, ठीक है। अमरावती, ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला अमरावती की बात हो रही है। आई थिंक महाराष्ट्र में भी अमरावती है ना, हाँ सर है। ठीक है। तो ध्यान रखें, अमरावती में स्थापित होगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान परीक्षण स्कूल। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र की अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान परीक्षण स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है निर्णय? तो एयर इंडिया ने लिया है। उसके लिए एयर इंडिया ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, इसको MADC के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके साथ साझेदारी भी की है, ठीक है। 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ इसे अगले, ठीक है, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में खोलने की योजना है। इस स्कूल का उद्देश्य होगा भारतीय युवाओं को पायलट के रूप में कैरियर बनाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। एयर इंडिया को 2023 में 470 एयरबस और बोइंग विमानों के ऑर्डर के बाद अपनी विस्तार योजनाओं के समर्थन के लिए इसे सालाना 500 से 700 पायलटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। भारत में 34 से अधिक अनुमोदित परीक्षण स्कूल होने के बावजूद वर्तमान में 40% पायलट अपना परीक्षण जो है तो विदेशों में पूरा करते हैं। जो पायलट की ट्रेनिंग के लिए अभी भी मतलब पायलट जो है सो कहाँ विदेशों में चले, मेनली किस देश में जाते हैं पायलट के ट्रेनिंग के लिए? कनाडा। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा। भी जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कनाडा ऑस्ट्रेलिया दो मेन कंट्री है, ठीक है। तो अमरावती में बात करेंगे, स्थापित होने वाली है क्या? स्थापित होने वाली है तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित होने वाली है, ठीक है। कौन इसको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताएंगे? तो एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया और साथ में महाराष्ट्र सरकार मिलकर काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इसके लिए जो निवेश जो किया गया 200 करोड़ का निवेश भी किया गया। अब दिक्कत क्या है ना, एयर इंडिया ने कुछ फ्लाइट्स वगैरह खरीद लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए 470 फ्लाइट लिए, जो कि किससे लिए? एयरबस से लिए है, और साथ में बोइंग के से लिए है, ठीक है। एयरबस कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। फ्रांस की। नहीं, अमेरिका। अब बोइंग। एयरबस फ्रांस का, बोइंग यूएसए का है। हाँ सर, बोइंग एयरबस आई यूएसए। थिंक फ्रांसीसी होगा, ठीक, फ्रेंच कंपनी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एयरबस, अब बोइंग फ्रेंच यूएसए है की जो। कंपनी हाँ, तो इनसे इन्होंने क्या किया ना, 470 फ्लाइट लिया, ठीक है। भाई 470 फ्लाइट लिया तो 24x7 इनको तो पायलट तो चाहिए ही ना, चौबीसों घंटा काम करती है ना। तो आई थिंक इनके लिए सोच लो, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना एक्स्ट्रा इनको पायलट चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ही इनको है सर। सालाना, क्या? फ्रेंच ही है, फ्रेंच ही है। हाँ, एयरबस फ्रांसीसी कंपनी, पता है मुझे, ठीक है। ठीक है, तो 500 से 700 पायलटों की आवश्यकता इनको होगी सालाना, और इसी के लिए क्या कर रहे हैं, तो इनको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता भी है ना। ट्रेनिंग कहाँ पे देंगे, तो इसके लिए एयर इंडिया ने अपना एक ट्रेनिंग स्कूल कह लीजिए वो स्थापित किया है। अब बात करेंगे भारत में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे तो 34 से अधिक है, लेकिन फिर भी जो 40% पायलट जो होते हैं ना, फिर भी वो कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं, ठीक है। स्टील स्लैग रोड पे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, ठीक है। तो स्टील स्लैग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो क्या बताओगे? नई दिल्ली में हुआ। नहीं दे। इस सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत ने स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जारी किए। NH66 पर भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड मुंबई से गोवा को जोड़ता है। ये डाटा जो होगा ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको नोट करना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना। तो भारत का पहला जो स्टील स्लैग रोड जो बना है, कौन सा NH है? NH का नाम क्या है, क्या बताएंगे? अंडरलाइन कीजिए इसको, जिन्होंने प्रिंट आउट अभी तक निकाल लिया है। तो NH66 है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो क्या बताएंगे? वही तो मुंबई से गोवा। लेके गोवा जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए बाकी रोड पे भी आप ध्यान में रखोगे स्टील स्लैग का प्रयोग किया जाए। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। किसने पार्टिसिपेट किया ये हमारे लिए मैटर नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो ज्यादातर मैटर जो हो जाता है स्टील स्लैग रोड की बात करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है मुंबई से लेकर गोवा तक के रोड का निर्माण इसके द्वारा किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात हमारे लिए ये भी जरूरी है, तो ये भी आप ध्यान में रखना,
हाँ, एनएच कौन सा है, तो एनएच की बात करेंगे तो एनएच जो है आपका 66 है। कौन सा एनएच है, तो एनएच 66 है। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। पहला तो सर और वहां पे बना था ना, सूरत में ना। वो ट्रायल बेसिस के लिए बना था सॉफ्टवेयर। ये वाला मुंबई वाला और गोवा वाला जो है परमानेंटली है, ठीक है। अब जो ये टेक्नोलॉजी, जो स्टील स्लैग का जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में लोग जानते हैं, ठीक है। यह इस्पात उत्पादन से निकले स्टील स्लैग धातु का अपशिष्ट है। इसका उपयोग करके मजबूत और टिकाऊ सड़कें बनाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। इस प्रक्रिया में स्लैग से अशुद्धि और धातु सामग्रियों को निकाला जाता है और इसे सड़क निर्माण के लिए एक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रसंस्कृति, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टील स्लैग में उच्च शक्ति, कठोरता, घर्षण प्रतिरोध, स्कीड प्रतिरोध और जल निकासी क्षमता अधिक होता है, मतलब स्लिपिंग वगैरह भी नहीं करता, जो इसे सड़क निर्माण के लिए आदर्श बनाती है, ठीक है। तो जो आम सड़कें जो बनती है उनसे क्या होता है, काफी ये बढ़िया होता है। ये पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी भी और टिकाऊ भी है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छा है। तो पहला स्टील स्लैग रोड NH66, हम मुंबई से कहाँ, मुंबई से कहाँ, मुंबई टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा, बहुत सुंदर। भारत में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, ठीक है। तो भारत में बनेगा सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। कहाँ पे बनेगा ये जरा हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली के रासीना पहाड़ी पर स्थित रासीना नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बना गया, 2025 में बनकर तैयार होगा, ठीक है। तो रासीना हिल्स पे राष्ट्रपति का निवास भी है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक अपने आप में भी काफी इंपोर्टेंट जगह, गृह मंत्रालय के अधीन आई। नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक आता है ना गृह मंत्रालय के ऑफिस वगैरह है वहाँ पे, महत्वपूर्ण ऑफिस है, भारत सरकार की प्रमुख कार्यालय है यहाँ पे, ठीक है। तो रासीना हिल्स काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और रासीना हिल्स की बात करें, किस पहाड़ी का हिस्सा है, अरावली। रासीना हिल्स, ठीक है, आरावली का, ठीक है, ध्यान रखें, आरावली का है, ठीक है। और रासीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन भी है, ठीक है। ये फ्रांस के लोवर संग्रहालय से दोगुना बड़ा होगा, जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बनने जा रहा है, दिल्ली में बनने जा रहा है। दिल्ली में कहाँ पे, तो रासीना पहाड़ी पे स्थित रासीना नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, ठीक है, ध्यान में रखना है। और अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय जो है लोअर संग्रहालय है, और उससे भी ये दोगुना होगा, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पूरी होने और करालों को हस्तांतरित करने के बाद रासीना हिल्स के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पहले क्या थे, यहाँ पे मतलब ऑफिसेस थे ना, कार्यालय थे, लेकिन अब इनको हटाया जा रहा है, ठीक है। और हटाने के बाद जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जो होगा उसको किस में तब्दील कर देंगे, तो उनको संग्रहालय में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे एक शब्द आया, ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन सा है, वो एलएनटी जो जो पार्लियामेंट में बनाने के हाँ लिए था। हाँ, न्यू पार्लियामेंट बना था, उससे संबंधित है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाटा तो अब बनाया था। साउथ, क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा का है सर। टाटा, हाँ। हाँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा का, बिल्कुल, ठीक है। नौ तो यहाँ हजार पे करोड़ जो नॉर्थ ब्लॉक जो साउथ ब्लॉक जो था, उसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया। आप उसको किस चीज में तब्दील कर देंगे, तो म्यूजियम बनाया। संग्रहालय में, ठीक है, हाँ। बिझिझम, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिझिझम बंदरगाह पे पहुंची पहली मदरशिप सैन फ्रांडो, ठीक है। तो केरल के बिझिझम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड पहुंचा जहाज चीन के, ठीक है। यह जहाज कहाँ से आया है, चीन के शियानमेन से आया है, ठीक है। तो काफी चर्चा में था, तो चीन से यहाँ पे एक बंदरगाह, सॉरी एक क्या बोलते हैं इसको, पोर्ट पहुंच गया, जहाज पहुंच गया है, ठीक है। और ये कौन सा बंदरगाह है, बिझिझम बंदरगाह। कहाँ पे पड़ता है बिझिझम बंदरगाह, ठीक केरल है, केरल में पड़ता है, तिरुवनंतपुर। ठीक है। ध्यान रखें, यहाँ पे एक मदरशिप पहुंचा। मदरशिप समझते हैं, मदरशिप जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो मदरशिप बताऊंगा, दिया भी बहुत होगा। बड़ा शिप। हाँ, बहुत बड़ा शिप होता है मदरशिप, ठीक है। तो चलिए, तो बिझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो केरल के किस जिला में है, तो तिरुवनंतपुरम के पास आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी प्राकृतिक गहराई की बात करें 18 मीटर से अधिक है, जिसे 20 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेगा, इसको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, इस पे आगे की बात करेंगे, कुछ चीजें हैं उस पे भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बिझिझम का क्या निर्माण अडानी पोर्ट्स एंड, ठीक है, एक्सीजेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ठीक है। इस पोर्ट का निर्माण किसने किया है, तो अडानी पोर्ट्स ने इसका निर्माण किया है, ठीक है। इसका निर्माण वित्त संचालन और हस्तांतरण मॉडल पे है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो हमसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो निकल कर आता है, बिझिझम पोर्ट चर्चा में इसलिए रहा
क्योंकि यहाँ पे चीन की एक क्या आई है, तो शिप आई है, और इसका नाम क्या है, चीन का शिप का नाम क्या है, ठीक है, क्या सियाम। नाम है शिप का, नाडो। हाँ, शियामेन, ठीक है, जो भी हो। और ये पहली ऐसा हमारा जो ये पोर्ट जो है, ठीक है, विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला गहरे पानी का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो केरल के तिरुवनंतपुरम, ठीक है, के पास मतलब क्या है, स्थित है, ठीक है। 18 मीटर से अधिक की गहराई, जिसको 20 मीटर तक बढ़ाया जाता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने भारत का पहला तेल एवं गैस ईटीएफ लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो यह एक अग्रणी उत्पाद भारत के पहले एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडेड फंड ईटीएफ की शुरुआत है, जो विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र पर केंद्रित है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भारत का पहला तेल एवं गैस ईटीएफ को लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत का पहला गैस एवं तेल ईटीएफ को लॉन्च किसने किया है, किसने किया था, आईसीआई। आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ठीक है, ध्यान में रखना बिल्कुल। यह फंड निफ्टी ऑयल एंड गैस टीआरआई के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया। यह एक सूचकांक है जो कि इस महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बैरोमीटर का भी काम करता है, ठीक है। बस मुझे इतना ध्यान में रखना, ईटीएफ लॉन्च हो गया है तेल एवं गैस के लिए भी। इसको जो लॉन्च करने का काम जो किया, किसने किया था, क्या बताएंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने, ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने नए सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति गठन की। तो ये भी आपको ध्यान में आपको रखना से, कार्य मंत्रणा समिति जो होता है, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हम्म, कमेटी। वर्क वर्किंग कमेटी। हाँ वर्किंग बिल्कुल रेजोल्यूशन ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, तो ये किसके द्वारा इसको गठन किया जाता है, तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो लोकसभा स्पीकर हमारे कौन है, अभी तो आप लोग जानते हैं, ओम बिरला साहब है। इनका लोकसभा क्षेत्र कौन है, ओम बिरला साहब का लोकसभा क्षेत्र, ओम बिरला कोटा। साहब का लोकसभा क्षेत्र, कोटा। बिल्कुल कोटा, ठीक है, ध्यान रखना, कोटा, बिल्कुल। हाँ, कोटा के तीसरे बार आई थिंक वहां से जीते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया, जो संसदीय एजेंडा तय करती है तथा सदन की समय सारणी को भी नियंत्रित करती है। यह समिति कुशल विधायी कार्यवाही और एजेंडा प्रबंधन भी सुनिश्चित करती है। स्पीकर की अध्यक्षता वाली इस समिति में, ठीक है, सुमित बंदोपाध्याय जो कि टीएमसी से है। स्पीकर कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, स्पीकर ही है, ठीक है। पीपी चौधरी बीजेपी से है, ठीक है। लालू श्री कृष्ण देवडालू टीडीपी से है। निशिकांत दुबे बीजेपी से है। गौरव गोगोई कांग्रेस से है। संजय जायसवाल बीजेपी से है, ठीक है। दिलेश्वर कमौत जदयू से। भरतहरि महताब, ये भरतहरि महताब से क्या प्रश्न आप लोग बने थे, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था ये नाम, क्या था, प्रोटेम स्पीकर बने थे, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल्स कौन था प्रोटेम स्पीकर का, हम्म, पूरा पूरा बताइए, पूरा पूरा। सब क्लोज वन सब क्लोज में क्या था, वन हाँ, 95 का सब क्लोज वन, तो पूरा पूरा याद किया कीजिए, ठीक है। एग्जाम में 1 2 3 करके देगा, ठीक है। 95 का सब क्लोज वन राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक है। वर्क क्या होता पता ही हो। दयानिधि मारन की बात के डीएमके थे। बैजयंत पांडा भाजपा से है। अरविंद सावंत शिवसेना के हैं। कोडिकुन्निल सुरेश की बात के कांग्रेस से, माइक बंद कीजिए। अनुराग ठाकुर की भाजपा से। लालजी वर्मा सपा से। तो ये सब थे। तो यहाँ पे मंत्रणा समिति जो बनाई गई लोकसभा के लिए, ठीक है, उसके अध्यक्ष ध्यान रखेगा स्पीकर महोदय ही है, ठीक है। उसमें भरतहरि महताब भी शामिल है। ये बिहार से एक ही है संजय जायसवाल। बिहार से निशिकांत दुबे कहाँ से है ये यूपी से है। झारखंड। अच्छा, झारखंड का, अच्छा झारखंड का। संजय जायसवाल कहाँ से है, पश्चिमी चंपारण बेतिया से। हाँ बेतिया होगा, बेतिया से होगा, बेतिया से बेतिया तो वही पश्चिमी चंपारण। ओडिशा से। हाँ ठीक है, माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है। अब आते 7वां नार्को समन्वय केंद्र की बैठक नई दिल्ली में हुई, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 7वीं नार्को, ठीक है, समन्वय केंद्र की शीर्ष स्तरीय बैठक की है। यह 2047 तक नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम लक्ष्य के साथ मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से लड़ने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। देखिए, राज्य सरकार का दायित्व तो होता है, ठीक है, या फिर सरकार का दायित्व से नाशक पदार्थों के सेवन को मतलब क्या करे, अपने राज्यों में प्रतिबंध करे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, 7। इसमें है
47 में 47 में, ठीक है, ध्यान रखना है किसमें है, 47 में, जहां पे 47 के अनुसार सारे ही प्रकार के नाशक पदार्थों के सेवन को क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। उसका इस अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानस क्या है, क्या है, तो राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है, मानस है, ठीक है, जो मादक पदार्थ निषेध खुफिया ब्यूरो, ठीक है, मादक का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो ये मादक पदार्थ निषेध खुफिया ब्यूरो का संक्षिप्त रूप मानस। मानस के पास एक टोल फ्री नंबर है जिसका नाम क्या है, 1933। एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और एक उमंग ऐप होगा ताकि देश के नागरिक नशा मुक्ति और पुनर्वास का सलाह ले सकेंगे तथा मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए गुमनाम रूप से एनसीबी के साथ 24/7 जुड़े रहेंगे, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्ष 2023 के लिए एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ नशा मुक्त भारत पे संग्रह भी जारी किया है, ठीक है। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत नशा मुक्त होना चाह रहा है, कब तक हो रहा है, भारत का लक्ष्य कब तक है नशा मुक्त होने का, ठीक है, 2047 2047 तक, ठीक है। तो 2047 तक नशा मुक्त भारत को करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, क्या नाम है उसका, हेल्पलाइन का नाम मानस क्या है, मानस है, ठीक है। लेकिन हेल्पलाइन पे नंबर पे किस नंबर पे कॉल करेंगे, तो 1933, बिल्कुल ध्यान में रखना है। मानस के लिए अब सॉरी एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, शास्त्री जी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था, क्या बताएंगे, कहाँ पे क्या श्रीनगर मिशन है, में श्रीनगर में, ठीक है। अब हम लोग मानस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मानस एक टोल फ्री नंबर 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप और एक उमंग ऐप होगा, ठीक है। एक वेब पोर्टल भी होगा, मोबाइल ऐप भी होगा, एक उमंग ऐप भी होगा, ठीक है। देश के नागरिक नशा मुक्ति और पुनर्वास पर सलाह लेने के लिए गुमनाम रूप से एनसीबी से 24/7 जुड़ सकेंगे। लोग मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ऊपर में सेम बात लिखा हुआ है, नीचे रिपीट करना इसको जरूरी था क्या। अब आते हैं, आवास और शहरी मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम का आयोजन किया है, ठीक है। तो यह कार्यक्रम वर्ष 2023-24 की उत्कृष्ट उपलब्धियों के उपलब्ध में तथा उन हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया है जिसके अथक प्रयासों से यह उपलब्धियां हासिल की गई। उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरणा देना, पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया, ठीक है। राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों और ऋण लेने वाली संस्थाओं सहित प्रमुख हितधारकों को उनके अनुकरणीय योगदान के सम्मान में क्रमशः पीएम स्वनिधि और DAY NULM, क्या होता है ये, क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, DAY NULM, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसा कुछ है क्या, शहरी आजीविका नेशनल मिशन। अर्बन लिवलीहुड मिशन। हाँ वही तो, शहरी आजीविका मिशन। दीनदयाल अच्छा, अंत्योदय हाँ बिल्कुल वही होगा, ठीक है, योजना। बिल्कुल। पहलों को लागू करने में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए PRAICSC और स्पार्क पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। ये फालतू क्वेश्चन, इसके आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आवास और शहरी मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम का आयोजन किया है, ठीक है। तो उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम को मतलब किसने आयोजन किया है, तो आवास और शहरी मंत्रालय ने, ठीक है। साथ में भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है उसको रेखांकित किया गया है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए और विशेष इसमें कुछ है नहीं। NFD, ठीक है, NFDC और नेटफ्लिक्स ने मिलकर लॉन्च किया द वॉइस बॉक्स, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया है, तो द वॉइस बॉक्स को लॉन्च किया गया है, तो NFDC और नेटफ्लिक्स ने मिलकर किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जिनको हमको बोलते हैं NFDC, ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स नामक एक, ठीक है, अप स्किलिंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ समझौता किया है। वॉइस बॉक्स वॉइस ओवर कलाकारों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बहुभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और महिलाओं को प्राथमिकता देता है, ठीक है, तथा महिलाओं के लिए अपने कौशल को बढ़ाने तथा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने का भी अवसर उत्पन्न करता है। यह क्रिएटिव इक्विटी के लिए नेटफ्लिक्स फंड द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य है टीवी और फिल्म उद्योगों के कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों का भी मतलब समर्थन करना, ठीक है। तो NFD और नेटफ्लिक्स ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, तो वॉइस बॉक्स को लॉन्च किया, वॉइस बॉक्स,
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में, साथ में कौन कौन है, तो एनएफडीसी है, साथ में क्या है, तो नेटफ्लिक्स है। ठीक है, और नेटफ्लिक्स क्या है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप जानते ही है। पूर्वोत्तर भारत में किसानों के लिए नीरेस को लॉन्च किया गया। ठीक है, NERSC को लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ पे, तो पूर्वोत्तर भारत के किसानों के लिए। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिराव सिंधिया की बात करेंगे, ने पूर्वोत्तर भारत के किसानों के लिए नीरेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि वस्तु ई कनेक्ट नीरेस को क्षेत्र के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्य वाले बागवानी उत्पादों को केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीरेस ऐप का उद्देश्य क्या है, कृषि और बागवानी उत्पादों जैसे मसालों, फल सब्जियां, दालें, अनाज और लघु वन उत्पादों का क्या करना, समर्थन देना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के किसानों के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है, नीरेस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी उत्पादों जैसे मसाले, फल सब्जियां, दालें, अनाज और लघु वन उत्पादों का मतलब क्या करना है, समर्थन देना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नीरेस पोर्टल पूर्वोत्तर के किसानों के लिए लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर भारत के विकास करने के लिए सरकार की कौन सी योजना है, PM डिवाइन डिवाइन कनेक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है, तो PM डिवाइन वाह। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, डाक विभाग 5000 डाक चौपाल आयोजित करेगा। ठीक है, तो डाक विभाग की बात करेंगे तो 5000 डाक चौपाल को क्या करेगा, आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य क्या है, आवश्यक सरकारी और नागरिक केंद्रीय सेवाओं को सीधे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना, पहुंच और सुविधा में सुधार करना। डाक चौपाल ग्रामीण निवासियों और सरकारी कार्यों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी। ठीक है, इसके अंतर्गत डाक विभाग का लक्ष्य डाकघर निर्यात पोर्टल पर 3000 नए निर्यातकों को शामिल करना है। डाकघर निर्यात त्रिकेंद्र योजना का उद्देश्य लघु निर्यातकों को सहायता देकर ग्रामीण निर्यात को भी बढ़ावा देना है। यह पहल दस्तावेजीकरण सहायता, बाजार सूचना, बार कोडेड लेवल मुद्रण और कागज रहित सीमा शुल्क निकासी सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, डाक विभाग के द्वारा 5000 डाक चौपाल आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, ये डाक चौपाल जो आयोजित किया जाएगा, इसका पर्पस क्या है, तो इसका पहल का उद्देश्य आवश्यक सरकारी और नागरिक केंद्रित सेवाओं को सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। मतलब गवर्नमेंट को जो स्कीम्स जो है उनको डायरेक्ट मतलब क्या करना है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। ठीक है, पहुंच कर मतलब क्या करना, उनको सुविधा प्रदान करना है। डाक चौपाल की बात करेंगे तो डाक चौपाल ग्रामीण निवासियों और सरकारी कार्यों के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी के बीच में काम करेगा। ठीक है, एक डाक चौपाल जो होगा ना, वो गांव के जो लोग जो होंगे और सरकार के जो स्कीम जो होगा उनके बीच काम करेगा। ठीक है, मतलब सरकार के स्कीम को डायरेक्ट मतलब क्या करेगा, तो गांव को लोगों तक मतलब क्या करेगा, पहुंचाएगा। स्पेशली कौन सा सरकार का स्कीम, तो स्पेशली केंद्रीय, क्योंकि डाक विभाग किस सरकार के अधीन काम करती है, केंद्र सरकार का अधीन काम करती है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की सारी स्कीम्स नहीं पहुंच पाती है, दिल्ली की सारी स्कीम्स नहीं पहुंच पाती है, इसलिए बीच में केंद्र सरकार बीच में क्या कर रही है, तो डाक विभाग को ला रही है। डाक विभाग में जो डाक चौपाल जो होगा वो इस तरीके से काम करेगी, जैसे अगर राज्य सरकार की फंड, राज्य सरकारी की जो स्कीम्स जो है उसको ग्रामीण तक पहुंचाने के लिए क्या है, पंचायत वगैरह है कि नहीं है ना, पंचायत। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से देखेंगे तो उसी तरीके से एक केंद्र सरकार के द्वारा क्या बनाया गया, डाक चौपाल। ठीक है, 5000 डाक चौपाल का आयोजित करेगा। ठीक है, तो काफी, चौपाल क्या होगा समझ रहे हैं ना, जहाँ पे लोगों को बुलाए जाएंगे, सरकारी की योजना उनके सामने रखी जाएगी, छोटी मोटी मीटिंग। ठीक है, चौपाल। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है, अभी तक चल रहा है ये। ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है, पता ही होगा आप लोग को, 2017-18 में शुरू किया गया। इस मिशन का संबंध किससे है, तो इस मिशन को बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नन्हे फरिश्ते को RPF के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान में, 2018 में शुरू किया गया था। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 7 वर्षों में, ठीक है, 84,119 बच्चों को बचाया गया, जिसकी जानकारी ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक है, इस वर्ष RPF ने कुल 17,112 बाल पीड़ितों को बचाया है, जिनमें भगोरे, लापता, बिछड़े हुए, निराश्रित, मतलब जिसका कोई आश्रय देने वाला नहीं, अपहरण, जिसको अपहरण कर लिया गया है, मानसिक रूप से विकलांग और बेघर बच्चे शामिल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को किसके द्वारा चलाया गया, तो क्या बताओगे, RPF के द्वारा। किसके द्वारा, RPF के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल, रेलवे पुलिस फोर्स, यही ना होता है। इस वर्ष RPF ने कुल 17 रेलवे प्रोटेक्शन, सॉरी, ठीक है,
आरपीएफ बचाए गए बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति को सौंपती है। ठीक है, जिला बाल कल्याण समिति बच्चों को उनके माता पिता से मिलवा देती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कौन सा? तो नन्हे फरिश्ते। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? 2018 2018 में। बहुत अच्छे। ठीक है, मॉरिशस में पहली विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ मिलकर, ठीक है, संयुक्त रूप से पहली विदेशी औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, मॉरिशस किस महाद्वीप में है? एशिया में है या फिर अफ्रीका में है मॉरिशस? इंडियन ओशियन में है मॉरिशस। महाद्वीप पूछ रहा हूँ, ठीक है, महासागर नहीं पूछ रहा हूँ। अफ्रीका। अफ्रीकन अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका। ठीक है, हिंद महासागर में है और अफ्रीका में है। ठीक है, तो वहां के मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। ठीक है, बक्सर के हैं सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी अधिक। हाँ बिल्कुल, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, जन औषधि केंद्र एक स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना है जिसका उद्देश्य मॉरिशस में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी भारत में निर्मित दवाइयों की आपूर्ति करना है। विदेश मंत्री ट्रंप ने मॉरिशस दौरे पे मॉरिशस के ग्रैंड वॉइस गांव में मेडी क्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया। गांव काफी चर्चा में हो जाएगा। ठीक है, जब मॉरिशस में गए जयशंकर साहब थे, किस गांव में, ठीक है, मेडी क्लिनिक परियोजना का उद्घाटन किया था। गांव का नाम क्या है? ग्रैंड वॉइस। ठीक है, भारतीय सहायता से वित्त पोषित की परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लगभग 1,60,000 लोगों को द्वितीयक स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करेगी। तो मुख्यतः मॉरिशस में पहली विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका पर्पस क्या है? वहां पे अच्छा, ठीक है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है? डेवलप करना है, जिसमें भारत क्या करेगी? सहायता करेगी। ठीक है, चलिए अब 16,000 बात है। की नई दिल्ली। हाँ 16,000 है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सब नहीं याद रखना है, जो बोलता हूँ वही याद रखिए। 16,000, 15,000, 14,000 नहीं याद रखना है। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है? क्यों हुआ? तो औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग मदद कर रहे हैं। और कहाँ पे? वहां पे जो गए थे, तो वहां पे क्या किया गया था? तो विदेश मंत्री के द्वारा, हाँ, मॉरिशस के ग्रैंड वॉइस गांव में मेड क्लिनिक स्थापित किया गया। जहां पे मैं मार्क कर देता हूँ ना, जोर लगा के बोलता हूँ, उसको ध्यान में रखना, उतना ही ध्यान में रखिए। ठीक है, विशेष दिमाग में उतना जगह भी नहीं है और इतनी सारी चीजें तो आप रख भी नहीं पाओगे। तो 16,000, 15,000 नहीं पूछेगा। पूछना होगा इस टॉपिक से, ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न पूछेगा। से विदेश मंत्री का भी हाल फिलहाल में कहाँ पे विजिट हुआ था, जहां पे उन्होंने मतलब औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, या फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत मतलब किस अफ्रीकन देश का, या फिर इस तरह से हिंद महासागर के किस देश को मदद कर रहा है, ऐसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, या फिर पूछेंगे मतलब मॉरिशस में किस स्थान पर मतलब इन्होंने क्या किया था, तो एक मेडी क्लिनिक परियोजना का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, इतना ही पूछेगा। नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति का बैठक हुई, काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस समिति की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। इसके उद्घाटन सत्र में विकास भी विरासत भी, ठीक है, दृष्टिकोण से अनुरूप भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा भी की। ठीक है, तो भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान देने की भी घोषणा की है। विश्व धरोहर सम्मेलन में 46वें सत्र में, ठीक है, कितने नए स्थलों को शामिल किया गया? वीवीआई है 3 तरीके से। ठीक है, वीवीआई। ठीक है, तो टोटल आप ध्यान में रखोगे 24। ठीक है, कितना है टोटल? क्या है? 24 है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, जिसमें से 9 सांस्कृतिक है, 4 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक है, और भारत का भी एक शामिल कर लिया गया है, वीवीआई है, ये आएगा ही एग्जाम में, तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत का कौन सा शामिल किया गया है, क्या बताएंगे? तो मोइदाम। ठीक है, जो कि असम में है। ठीक है, और किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अहोम एम्पायर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अहोम एम्पायर ध्यान में रखना, अहोम साम्राज्य, ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत को अमेरिका के भी सांस्कृतिक संपत्ति समझौते का हस्ताक्षर किया गया। भारत में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध पहला स्थान की बात करेंगे तो आगरा का किला है 1983। हालांकि 1983 में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बार यूनेस्को का जो विश्व धरोहर स्थल का कितने नंबर का सम्मेलन हुआ, क्या बताओगे? 46 नंबर। ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है, कितने नंबर के? तो 46 नंबर का। एक मिनट रुक जाइए, एक मैसेज का रिप्लाई कर।
हाँ, कहाँ पे हुआ था? नई भारत दिल्ली। मंडपम नई तो दिल्ली। बिल्कुल नई दिल्ली में भारत मंडप में हुआ था, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो क्या बताएंगे? मोदी जी। पीएम मोदी। मोदी जी के द्वारा। ठीक है, कितने नए स्थलों को शामिल किया गया पूरे विश्व में? 24। ठीक है, इसमें से सांस्कृतिक कितने थे? 19 सांस्कृतिक, 4 19। ठीक है, ध्यान रखना। प्राकृतिक कितने थे तो क्या बताएंगे? 4 चार। प्राकृतिक है। 4 थे। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये लैपटॉप वगैरह पे देखने पे स्क्रीन पूरे लैपटॉप वगैरह पे आ जाता है क्या, कि मोबाइल पे ही आ पाता है? लैपटॉप पे आ जाता है। टैबलेट वगैरह पे भी आ जाता होगा पूरा स्क्रीन? हाँ हाँ वो नहीं ना, पिक्चर क्वालिटी ठीक रहती है? बढ़िया एचडी। क्लियर है। तब तो ठीक है, फिर तो एप्लीकेशन से तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। हाँ सर, हाँ। ठीक है, तब भारत का एक ही धरोहर स्थल को शामिल किया गया, नाम क्या है इसका, क्या बताएंगे? मोईदाम है। ठीक है, और कितना नंबर के हमारे पास, कितने यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल हमारे यहाँ है? 43। नंबर पे कौन है? मोईदाम असम। है 43 पे है ना, 42 पूछ रहा हूँ। 42 में मोइजलेश्वर मंदिर। गुजरात वाला। क्या नाम है? नंबर धौलावीरा 40 नंबर पे है, 41 नंबर पे रामपंपा मंदिर है। ठीक है, नहीं सॉरी, 42, 41 में रामपंपा, 39 में रामपंपा है, 40 में धौलावीरा है, 41 में शांति निकेतन है, 42 पे क्या था? कर्नाटक का। मंदिर कर्नाटका। 39 पे होयसाला वो अलग है और रमप्पा अलग है। अरे 1 मिनट, 39 पे आंध्र प्रदेश वाला रामपंपा मंदिर है कि नहीं, सो बताइए, है ना? 40 पे, 1 मिनट में समझा रहा हूँ, 40 पे क्या धौलावीरा है? धौलावीरा। ठीक है, 41 पे शांति निकेतन है, शांति निकेतन। हाँ 42 पे हलेश्वर है, कर्नाटक वाला। ठीक है, 42 में सर, और रामपप्पा हाँ है हाँ, तो मैंने 39 में। 39 पे रामपंपा ही लिखा है, ये आंध्रा में पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है 43 पे आपका क्या हो गया, तो मोईदाम हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखो आप, भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, आप पहला नंबर पे बात करेंगे तो आगरा का किला है। ठीक है, और आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया था, ये आगरा का लाल किला है। ठीक है, आगरा का लाल किला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रेड फोर्ट ऑफ आगरा, तो अकबर के द्वारा। ठीक है, हाँ। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। ठीक है, तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय बंदरगाह जलमार्ग और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 284.19 करोड़ रुपए की पीपीपी मॉडल परियोजना की मंजूरी दी है। ठीक है, कौन सी मॉडल? तो पीपीपी मॉडल। ठीक है, यह सुविधा लॉजिस्टिक में अकुशलताओं को दूर को कम करे, मतलब दूरी को कम करेगी। ठीक है, दूर को कम करेगी लिख रहा है। ठीक है, एक से अधिक हैंडलिंग को कम करेगी और कृषि उत्पादों को सेल्फ लाइफ भी क्या करेगी, बढ़ाएगी। लॉयड्स लिस्ट ऑफ 100 बंदरगाह की रिपोर्ट के अनुसार जेएनपी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो भी होगा, पोर्ट सिर्फ 100 वैश्विक बंदरगाहों में अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, तो ये मुख्यतः कौन सा बंदरगाह है तो क्या बताओगे? कंटेनर बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा है? इसका और किस नाम से जानते हैं? नावा सेवा। नावा सेवा के तौर पे भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। पार्श्व गायक मुकेश की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, मुकेश जी मेरे फेवरेट। ठीक है, तो आकाशवाणी रंग भवन ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में पार्श्व गायक मुकेश की 100वीं जयंती पे स्मारक टिकट जारी किया गया। यह स्मारक टिकट मुकेश के उल्लेखनीय कैरियर और अविस्मरणीय आवाज का प्रतीक है। मुकेश जी ने 1300 से अधिक गाने गाए। ठीक है, सुनिए कभी मौका मिले तो, बहुत अच्छा गाते हैं। जूता जापानी वाला था। भाई हाँ बिल्कुल, वो उनका ही गाना है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे गाने हैं यार, वही रहा आप जो बता रहे हो श्री 420 का गाना है।
ठीक है, ये गाना जापान में इतना पॉपुलर है, मेरा जूता है जापानी। ठीक है, इसमें आप ध्यान में रखोगे तो पूरे लगभग उस समय का पूरा आपको जो भी प्रमुख देश है सबका रसिया मतलब में कुछ ना सर। कुछ। हाँ, रसिया में, हाँ रसिया में इनका वो फिल्म कौन सी फिल्म है, अ, मेरा नाम जोकर, क्वाइट पॉपुलर, बहुत ज्यादा हाँ उसके पॉपुलर वहाँ पे। फैन हाँ। राज कपूर। आवारा हूँ जिसमें गाना है। आवारा हाँ, हूँ मैं। इनका राजकुमार सॉरी राज कपूर साहब का ज्यादातर आवाज मुकेश जी ने ही दिया है। ठीक है, ध्यान में रखना। राजेश खन्ना के किशोर सबसे बढ़िया कुमार। लगता है उनका दुनिया हाँ। बनाने वाले, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा है। दुनिया बनाने वालों बहुत अच्छा गाना है। ठीक है। हाँ, किसी उस पे है, किसी करा जाता है। दुनिया उस पे भी कुछ वो क्या बोलते उसको यार, उपन्यास वगैरह पे लिया, तीसरी कसम करके है ना, उपन्यास भी है वो। भारत में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग की आधारशिला रखी गई। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस अवसर पर 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग की सीमा रखी। कौन सी सुरंग था, बिना आंसर देखे हुए बताएगा। कौन सा, शेला सुरंग। सेला ठीक है, टनल। कहाँ पे शेला सेला सुरंग। टनल। अरुणाचल प्रदेश वाला सेला टनल। इंग्लिश में बहुत सारा, हिमाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में शेला सुरंग। अरुणाचल। ठीक है। तो ये सेला सुरंग जो है सबसे ऊंची है। ठीक है, ये जो अभी हम लोग जो 25वीं वर्षगांठ जो मना रहे, कारगिल विजय का, कब हुआ था कारगिल विजय। जुलाई। ठीक है, 1999 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिकुला सुरंग का वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखा गया। ठीक है, टनल है वही अरे तो। सेला सुरंग था ना सबसे ऊंचा, ये तो टनल सिंकुला है। है इसमें। हम्म सबसे ऊंचा शायद वो किस वजह से ऊंचा है, वो भी सबसे ऊंचा है, लेकिन आई थिंक उसका आंसर किसी दूसरे सेंस में सबसे ऊंचा लेता है, क्या लेता है उसका। चेक कीजिए, तो सेला सुरंग कुछ दिन पहले सबसे ऊंचा ले रहा था। ठीक है, सिंकुला हिमाचल सुरंग का से। वर्चुअल माध्यम से आधार सबसे लंबा है। अच्छा, ऐसा ही कुछ था सेला के बारे में। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो सेला आपको पड़ता है कहाँ पे, सर पड़ता है सर चीन के डबल बॉर्डर से लेन है, वो कनेक्ट करता डबल है। लेन है, कुछ ऐसा हाँ करके ऐसा है ही उसमें। था। हाँ वो है, था ऐसा ही कुछ प्रश्न, वो आपको चीन के सीमा डबल तक के लेन क्या है वो। करती है। हाँ, वो भी ऑल वेदर बना दिया उसको भी। ठीक है, वो भी ऑल वेदर है। ठीक है, चीन के सीमा के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। ये सिंकुला सुरंग आपको कहाँ पे पड़ेगा, तो ये सिंकुला आपको कहाँ पे है, तो हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल में ना सिंकुला। जी सर। हाँ, सिंकुला सुरंग का वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी गई। सिंकुला सुरंग का निर्माण निम्बू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पे किया गया। यह सिंकुला सुरंग 16,580 फीट की ऊंचाई पर 4.1 किलोमीटर लंबी है। लंबाई इसका इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेंथ कितना है सिंकुला सुरंग का, लेंथ ही इसका आप याद करो। ठीक है, कितना है। 4 दशमलव बिल्कुल, एक अब फिर ये सुरंग है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को कनेक्ट करता होगा। तो किसको किसको कनेक्ट करने में, बिल्कुल ठीक है। तो इस सुरंग का मेन पर्पस जो होगा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करना, मतलब ऑल वेदर रोड। ठीक है, जिससे सामरिक और नागरिक आवाजाही में क्या होगी, उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस सुरंग का निर्माण किसने किया है, तो जाहिर सी बात है सीमावर्ती क्षेत्र में जब भी सुरंग वगैरह बनता है तो बीआरओ ही करती है। अब बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, 1957। 19। 1960 में। ठीक है, कब हुई 60 थी में, बीआरओ की स्थापना, तो 96। 1960 में हुई थी। ठीक है, तो सीमावर्ती सड़कों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने की जिम्मेदारी जो होती है बीआरओ की होती है। ठीक है, और भी बहुत सारा बीआरओ, और भी बहुत सारा काम बीआरओ करता है। जस्ट लाइक अगर बात करेंगे तो जैसे बर्फ वगैरह जो होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे वो सब हटाने वगैरह का नहीं काम, मतलब बर्फ वगैरह को हटाना, वो सब भी काम बीआरओ का होता है। ठीक है, टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, कल से आपका क्लासेज जो है 06:30 से, ठीक है, 9:30 तक रहेगी। और फिर आपकी क्लासेज जो होगी 10:30 से शुरू होगी रात के, ठीक है, 1 AM तक रहेगी। ठीक है, तो कल से आपका मैराथन सीरीज शुरू हो रहा है। सभी लोगों से अनुरोध है, मस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छा करेंगे, मेरे लिए भी आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ज्वाइन कीजिए और रिजल्ट दीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार रिजल्ट करना सबसे आसान काम है। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ प्रीलिम्स आप लोग क्लियर कर लो, मेंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यस सर। हाँ,
समझ रहे हैं ना? तो अच्छे से करना है और प्रतिदिन क्लास में शामिल जरूर होना है, ठीक है? मैं इतना तो कह रहा हूँ ना, इतने कम समय में सारे ही सब्जेक्ट का आपका रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? और काफी अधिक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो मिस नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? तो टोक्यो में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया गया और महात्मा गांधी से आज महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, ठीक है? बिल्कुल। तो जन्मदिन है, साथ में एक और भी महापुरुष का जन्मदिन है। किनका जन्मदिन है? लाल बिल्कुल। लाल बहादुर तो अभी जब आप मेंस का जब आप प्रश्न लिखते हो ना, जब भी फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन जब आप लिखते हो, तो फूड सिक्योरिटी का आप लोग नेशनल सिक्योरिटी से अटेस्ट करते हो, लेकिन उस व्यक्ति ने 1965 में फूड सिक्योरिटी को, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ा था, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता। तो उनका हाइट तो मात्र 5 फुट से थोड़ा ही रहा होगा, लेकिन उनका मस्तिष्क इस हिसाब से था, से कांट इमेजिन, सोच भी नहीं सकता। उन्होंने उतने समय पहले उन्होंने सोच लिया था से ये फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मतलब क्या करेगी, इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगी। दैट टाइम उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो काफी अल्प समय तक रहे, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, ठीक है? हाँ, तो जब भी 2 अक्टूबर आए तो साथ में शास्त्री जी को भी याद करें, ठीक है? तो टोक्यो में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है? प्रश्न आ चुका है, फूड सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी मेंस के प्रश्न है, यूपीएससी की कहां ना कहां से प्रश्न पूछा था, ठीक है? तो बहुत अच्छा से लिखते भी है इसको, फूड सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के देखा भी जाता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के टोक्यो के किस जगह पे जगह हो जाएगा, ठीक है? क्या नाम है? एडोगामा। क्या नाम है इसको? एडोगावा में महात्मा गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधी जी के प्रतिमा उनकी वैश्विक विरासत तथा शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पे प्रकाश डालता है, ठीक है? हाल में जयशंकर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए 2 दिवसीय जापान यात्रा पे थे। गांधी जी के आप दक्षिण अफ्रीका में जाओगे ना, तो एक स्टेशन था, वहां पे गांधी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, जिस स्टेशन से इनको कभी धक्के मार के फेंक दिया गया था। स्टेशन का नाम क्या है? पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग है। नहीं, पीटर्सबर्ग नहीं, पीटर्सबर्ग तो यहाँ पे, पीटर्सबर्ग तो यहाँ पे पड़ता है, रसिया में है। जोहान्सबर्ग सर। पीटर मारिट्सबर्ग नहीं, पीटर मारिट्सबर्ग है आई थिंक, ठीक है? तो वहां पे इनको क्या किया गया था? ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, ठीक है? तो ध्यान रखिए, अभी इनका क्या है, तो जापान में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयशंकर जी के द्वारा, कहाँ पे? एडोगावा में, ठीक है? याद रखिएगा। भोजपुरी को आधिकारिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी विधेयक को प्रस्तुत किया, जो कि कभी होने वाला नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं। रवि किशन ने संविधान के विधेयक 2024 पेश किया, ठीक है? इसकी कोई लिपि ही नहीं है ना, दिक्कत। तो रवि किशन ने संविधान के विधेयक 2024 पेश किया और कहा भोजपुरी के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य को रेखांकित किया जाएगा। विधेयक में कहा गया कि भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति भारत के गंगा के मैदानों में हुई है। यह बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, ठीक है? ऐसा रवि जी का कहना है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। बंगाल वगैरह में थोड़ा बहुत बोलते हैं, जो कि बिहार से सटा हुआ इलाका है। वर्तमान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें बिहार से अगर देखेंगे तो मूलतः एक भाषा को शामिल किया गया, ठीक है? मैथिली। कुछ लोग तो हिंदी और उर्दू दोनों को क्लेम कर देते, लेकिन वो केवल हमारी भाषा नहीं है, इसलिए मैं केवल मैथिली को ही क्लेम करूंगा। कहीं कहीं पे उर्दू को भी शामिल किया रहता है और हिंदी को भी शामिल किया रहता है, लेकिन वो केवल हमारी ही भाषा नहीं है। इसमें मेनली मैथिली और मैथिली को भी शामिल किया गया था। 2003 में किया गया था। इसके लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था मैथिली को शामिल करने के लिए? 92। ठीक है, बिल्कुल 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, ठीक है? मैथिली को शामिल किया गया था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? हुमायूं के मकबरे में देश में पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है? तो माइक बंद कर दीजिए। तो हुमायूं की मकबरे की बात करेंगे तो हुमायूं के मकबरे में देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? आगरा। आगरा में हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में था, उधर कब चला गया भाई? शिफ्ट हो गया क्या? ठीक है, दिल्ली में। फिर दिल्ली में है, ठीक है? इसको ताजमहल का पूर्ववर्ती कहते हैं, ठीक है? ताजमहल जो है ना, ताजमहल से पहले इसका निर्माण करवाया गया था। ताजमहल की निजामुद्दीन में प्रेरणा दिल्ली कहीं ना में। कहीं हुमायूं के मकबरा से, हाँ, ताजमहल की प्रेरणा जो है से इसी से प्रेरित है। दूसरी बात, इसको ना आप कहोगे लाल ताजमहल भी बहुत लोग कह देते हैं, क्योंकि इसका निर्माण मुख्यतः मतलब किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से किया। इसकी आकृति कैसी? लाल है, ठीक है?
ध्यान में रखना है। तो दिल्ली के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे को परिसर में देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। एक और भी प्रश्न पूछा जाता है हुमायूं के मकबरा को, 1857 के क्रांति से संबंधित है, क्या है बताइए? उसके बेटे को सर, बहादुर शाह जफर के बेटे को ले जाके जो है गोली बेटे मार को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था यहीं पे, ठीक है। हाँ, छिपे हुए थे यहाँ पे, तो यही से उनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। यह अभिनव संग्रहालय आगंतुकों को मुगल इतिहास और वास्तुकला पर एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक विरासत और संरक्षित करने का प्रदर्शित के प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास भी। क्या ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? हाँ शामिल है। शामिल है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था इसका? बेगम मुस्की नहीं, मायूं की बेगम नहीं, थी। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, जो कि अकबर की माँ थी, ठीक है। हाँ उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस परियोजना को सफल बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा विश्व स्तरीय संग्रहालय अनुभव सृजित करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम भी किया है, ठीक है। तो प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो पहला डूबा हुआ संग्रहालय हुमायूं का मकबरा। ये पानी में होगा क्या? डूबा हुआ क्यों लिखे हुआ है? क्या इसका टनल टाइप होगा चर्चा सर, नहीं? अच्छा टनल अच्छा टाइप अच्छा अच्छा, जमीन के नीचे होगा, सो है इसलिए डूबा हुआ है। हाँ अच्छा, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा देश का पहला डूबा पौंड हुआ बगल संग्रहालय का उद्घाटन किया है, बिल्कुल। नीति आयोग ने संपूर्ण ये बहुत प्रश्न चर्चा में रहा था, ठीक है। संपूर्णता अभियान का शुरुआत किसने किया था? नीति आयोग ने। किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो संपूर्णता अभियान का अर्थ यह है कि उन क्षेत्रों में समग्र विकास लाने के लिए केंद्रीय प्रयास को ऐतिहासिक रूप में पिछड़े रहे, ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य 112 आकांक्षी जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के 6 चिन्हित संकेतक पे, मतलब इंडिकेटर कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। उसी में मतलब इनको संप्रीति प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। कितने जिले होंगे? 112 जिले होंगे, ठीक है। 112 जिले में कितने ब्लॉक को चुना गया है? तो 500 ब्लॉक को, ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा निर्धारित, ठीक है, 6 चीजें क्या है, ठीक है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न सूचकांकों में सुधार करना है, ठीक है। तो 6 चीजों का मतलब क्या करना है? इंप्रूव करना है। कौन सा अभियान है? संपूर्णता अभियान है, ठीक है। ध्यान रखें, 112 आकांक्षी जिलों में से 500 ब्लॉक को शामिल किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। याद रहेगा ना? तो नीति आयोग के द्वारा कौन सा अभियान की शुरुआत की गई? बिल्कुल, संपूर्णता अभियान, ठीक है। दिल्ली के शास्त्री भवन में डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया। कितने हैं नेशनल में? टोटल प्रश्न कितने थे? 53 कितने प्रश्न टोटल? 47 47, ठीक है। तो 23 प्रश्न करके दूसरा क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो दिल्ली के शास्त्री भवन में डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में शास्त्री भवन में डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया। इस डीएमएफ गैलरी में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। इसका गठन प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिला खनिज फाउंडेशन के तहत किया गया। यह खनन कंपनियों के द्वारा समर्थित है। दिल्ली के शास्त्री भवन में डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इस गैलरी में क्या किया जाएगा? तो स्पेशल क्या बोलते हैं, एसएचजी, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ना, उसके द्वारा जो उत्पाद जो बनाए जो जाते हैं उसको मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना। भारत में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की है। भारत ने यह अध्यक्षता चीन से ग्रहण की है, मतलब इससे पहले चीन को था। 2023-24 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष था चीन। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की 5वीं बोर्ड और ट्रस्टी बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष, ठीक है, राजेंद्र सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। यह नियुक्ति आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ठीक है, डीआरआर में भारत के बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय नेतृत्व को रेखांकित करता है। हाल ही में भारत के नेतृत्व में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना भारत और 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर किया, जिसमें कौन कौन है? बांग्लादेश है, कंबोडिया है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, श्रीलंका है और थाईलैंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अगेन आई रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा जरा, ठीक है। बताना भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की है, लेकिन भारत ने इसकी अध्यक्षता किससे ग्रहण की? तो क्या बताएंगे? किसके ग्रहण की? बिल्कुल, तो चीन से ग्रहण की है, ठीक है। ये बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो क्या बताएंगे, कहाँ पे किया गया है? थाईलैंड के बैंकॉक
तो थाईलैंड में किया गया, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसकी स्थापना भारत और 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर किया है, जो कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, देख लीजिए फिर से। बांग्लादेश, कंबोडिया, कंपूचिया बोलते हैं इसको, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड के द्वारा इसका किया गया, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, सबका रिवीजन आपसे करवा देता हूँ, फिर हम लोग दूसरे क्लास करेंगे, या फिर आप लोग जैसा बोलोगे सेट करवा देंगे। लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार आपसे रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग जरा जवाब दीजिएगा। सबसे पहले आप हमें बताओ, भारत का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान परीक्षण स्थल कहाँ पे स्थापित की जाएगी, क्या बताएंगे? अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती में स्थापित की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे किस किस संस्था के द्वारा स्थापित की जाएगी, तो क्या बताएंगे? एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा, बहुत सुंदर, ठीक है। बताना है आपको, स्टील स्लैग रोड का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस स्टील स्लैग रोड का बनने वाला पहला सड़क कौन सा है, तो क्या बताएंगे? एनएच का नाम बताइए। NH 66। है तो क्या बताएंगे? मुंबई से गोवा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। स्टील स्लैग कहाँ से आता है, तो ध्यान में रखिए, जो इस्पात उत्पादन से निकलने वाला ना एक तरह का अपशिष्ट है, ठीक है। हाँ, तो स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट जो होता है ना, अंतिम उत्पाद जो होता है, वहां से प्राप्त होता है। ये सड़क निर्माण करने के लिए काफी आदर्श माना जाता है, लॉन्ग टर्म होता है, काफी टिकाऊ होता है, स्किडिंग फ्री होता है, मतलब पिछलन से मुक्त होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करें, कहाँ पे बनेगा, तो क्या बताएंगे? रायसेना हिल्स। बिल्कुल। तो कौन से 2 ब्लॉक को, ठीक है, संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्या बताएंगे? बिल्कुल, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। बात करेंगे किस बंदरगाह पे पहली मदरशिप सैन फ्रांडो पहुंच गई है, क्या बताएंगे? विजिंगम पोर्ट। विजिंगम, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। ये बंदरगाह, ये क्या ना, पोर्ट का नाम क्या था, सॉरी, जहाज का नाम क्या था? सैन फ्रांडो। ये जहाज कहाँ से आई थी, तो क्या बताएंगे? चाइना से। बिल्कुल, ठीक है। ये बंदरगाह को, ये जो हमारा जो बिजिंगम पोर्ट जो है, इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे? अडानी एयरपोर्ट। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखें। संचालन भी करता है, डिजाइन भी किया गया, निर्माण भी किया गया, ठीक है। बताना है तो भारत का पहला, ठीक है, तेल एवं गैस ETF को किसने लॉन्च किया है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, ICC प्रूडेंशियल, ठीक है। मंत्रा समिति के गठन किसके द्वारा किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताएंगे? ओम बिरला। और मंत्रा समिति में बिहार के सांसद का नाम बताइए जो इसमें शामिल हुए, क्या नाम है उनका? बिल्कुल, संजय जायसवाल, बहुत सुंदर, ठीक है, बिल्कुल। 7वां नार्को समन्वय केंद्र की बैठक नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, ध्यान, अमित शाह, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत को नासा मुक्त, मतलब ड्रग फ्री स्टेट कब तक बना देना है, तो क्या बताएंगे? 47। ये जो इसके लिए गृह मंत्रालय के द्वारा जो हेल्पलाइन लॉन्च किया गया, या फिर नारकोटिक्स हेल्पलाइन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? मानस। मानस है, ठीक है, ध्यान रखना, मानस है, ठीक है। आवास और शहरी मंत्रालय ने इसकी ओर बढ़ते कदम का आयोजन किया है, मतलब एक कौन सा, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम का आयोजन किया है, जिसमें जो सरकारी योजनाएं जो है उनकी उपलब्धि जो है उसको दिखाने का मतलब काम करेगी, मतलब सरकार अपने ही बड़ाई करेगी, ठीक है। तो NFDC ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया द वॉइस बॉक्स? नेटफ्लिक्स के साथ। किसके साथ? नेटफ्लिक्स है, ठीक है। नीरज पोर्टल को लॉन्च किया गया, कहाँ के किसानों को, मतलब लाभ के लिए? नॉर्थ ठीक है, तो ध्यान है, पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के लिए, ठीक है। बताना है आपको, ठीक है। डाक विभाग ने डाक चौपाल का आयोजन करेगी, जो कि किस प्रकार की योजना को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के कार्य करेगी, तो क्या बताएंगे? सरकारी और नागरिक। केंद्रीय सरकारी योजना नहीं, केंद्रीय सरकारी योजना, ठीक है। नन्हे फरिश्ते की बात करेंगे तो एक प्रकार का अभियान है, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और कब किया गया था, क्या बताएंगे? 2018 में। ठीक है, तो RPF के द्वारा 2018 में, ठीक है। बताना है, भारत पहली विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जयशंकर जी के द्वारा, कहाँ पे किया गया है? मॉरिशस। और उस जगह का नाम बताइए, क्या बताया था जगह का नाम? ग्रैंड वॉइस, क्या नाम है? ग्रैंड वॉइस, ठीक है। 46 में विश्व धरोहर समिति का बैठक पहली बार भारत में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो क्या बताएंगे? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और इसमें हमने कितने $1 मिलियन देने की बात कही है? और इस आयोजन, इस सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो इस सम्मेलन में, ठीक है, कितने नए विश्व धरोहर स्थलों को शामिल कर लिया गया है? 24, ठीक है। भारत से किस स्थल को इसमें दर्जा दिया गया, तो क्या बताएंगे? सर मैदान को, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है।
बिल्कुल। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पे विकसित हुई है, तो क्या बताएंगे? नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। बिल्कुल। बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो ने किस किस से पार्श्व गायक की, ठीक है, स्मृति में एक डाक टिकट को जारी किया, तो क्या बताएंगे? केस और जी। इनकी कैमी वर्षगांठ थी ये, कैमी वर्षगांठ थी ये? 100वीं 100वीं 100वीं, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची सुरंग की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कारगिल विजय के उपलक्ष्य में, कहां पर रखी गई है? सिंकुला सुरंग हिमाचल में। सिंकुला में, ठीक है। सिंकुला की सुरंग की सिंकुला बात करें, सिंकुला टरंग की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है? 4.1 4.1 किलोमीटर है, ठीक है। किस किस दो राज्यों को जोड़ती है ये? ये कुछ समय के लिए खुली रहती है या फिर मतलब ऑल वेदर रोड है ये? ऑल ऑल वेदर वेदर है। ठीक है। गांधी जी के प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? जापान। भोजपुरी को आधिकारिक दर्जा देने के लिए लोकसभा में एक निजी विधेयक को किसने प्रस्तुत किया? निजी किशन। विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, निजी विधेयक? जो प्राइवेट में संसद के द्वारा ये तो प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, हिंदी को क्या इंग्लिश कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप। सांसद जो मिनिस्टर नहीं कोई भी आम सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। एक होता है सरकारी विधेयक, होता है सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? मिनिस्टर प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यही पूछ रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बताइए, ठीक है। बताना है हुमायूं के मकबरे में देश का किस प्रकार का संग्रहालय बनेगा? अंडरग्राउंड। डोआ संग्रह, ठीक है। संपूर्णता अभियान की आयोजन किसके द्वारा किया गया? संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग। और इसमें कितने नए आकांक्षी ब्लॉकों को 106 चिन्हित संकेतक में तैयार किया जाएगा? 12 का 112 और 500 ब्लॉक। हाँ। डीएमएफ गैलरी का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, क्या बताएंगे? दिल्ली शास्त्री भवन। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसने किया है? इंडिया ने। ठीक है। बिल्कुल। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड। थाईलैंड में। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। ध्यान रखना, थाईलैंड में हुआ है, ठीक है।